नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं राष्ट्रवाद। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 70 सालों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पर है। हार से पार्टी में हाहाकार मची हुई है और अब इस हार पर मंथन के लिए कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है। करीब 1 घंटे से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। आज सुबह ही कांग्रेस की एक और बैठक हुई, जिसमें पहले कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 की भी शुक्रवार को बैठक हुई थी। लेकिन सवाल ये कि क्या इन बैठकों से कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर निकल पाएगी या फिर हार का ठीकरा प्रदेश के प्रभारियों पर फोड़कर आलाकमान को बरी कर दिया जाएगा, जैसा कांग्रेस पहले से हमेशा करती आई है। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए हम आपको उससे जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन बड़ी जो अपडेट है वो जान लीजिए। इस समय CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर मंथन इस पूरी बैठक में किया जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व के बदलाव को लेकर भी इस दौरान मंथन हो रहा है। तो 1 घंटे से बैठक लगातार की जा रही है, जिसमें कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और जो नाराजगी है लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की, जो समय समय पर लगातार जताते रहे हैं, अब उस नाराजगी को लेकर भी इस बैठक में मंथन जारी है। आइए जरा हम आपको अब कुछ आंकड़े, कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं कि आखिर कांग्रेस की करारी हार, खासतौर से उत्तर प्रदेश हो या फिर तमाम अन्य राज्यों में, आखिर क्या स्थिति बनी। अगर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर 399 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा। लेकिन आप समझिए, 399 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद में 387 ऐसे प्रत्याशी थे जो अपनी जमानत तक दर्ज नहीं करा पाए। और अगर प्रत्याशियों की अगर हम इस वोट परसेंटेज की बात करें तो करीब 97% ऐसे ये प्रत्याशी हैं जिनकी जमानत तक नहीं बच पाई, उनकी जमानत भी जब्त हो गई। ये बात हुई उत्तर प्रदेश के चुनाव की। लेकिन अब आप ये भी समझिए कि 2017 और 2022 में आखिर क्या अंतर है। 2017 में जहां पर कांग्रेस की 7 सीटें कांग्रेस जीती थी, लेकिन वही 2022 आते आते वो 2 सीटें तक बच गई, यानी कि सिर्फ 2 सीटों तक कांग्रेस सिमट गई। अगर हम 2017 के वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 6.25% वोट मिले, लेकिन 2022 के चुनाव में ये वोट प्रतिशत 2.3 रहा, यानी कि कांग्रेस लगातार नीचे की तरफ आती गई। अब जरा इस ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाते हैं 2022 से लेकर 2012 से 22, आखिर 12 से 22 का ये आंकड़ा कैसे रहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 28 सीटें 2017 में आती हुई साफ हुई और 2022 में मात्र 2 सीटें ही रह पाई, यानी कि कांग्रेस का ग्राफ 28 से मात्र 2 तक आ पहुंचा है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि कांग्रेस लगातार हर विधानसभा चुनाव में सीटें अपनी खोती हुई नजर आई। और अगर पिछले बार के अगर चुनाव की बात करें, 2017 में लगातार कोशिश की गई, राहुल गांधी चुनावी मैदान में लगातार प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आए, लेकिन नतीजा क्या रहा। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हाल क्या है समझिए। 399 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतारा, लेकिन जीते मात्र 2। पंजाब, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर 117 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतारा, लेकिन जीते मात्र 18 विधायक। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 70 सीटों पर कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ी, लेकिन उसमें से जीत मात्र 19 ही सीटों पर कांग्रेस को मिल पाई। ये उत्तराखंड की बात हुई। अब बात अगर मणिपुर की करें तो 60 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन जीत मात्र और मात्र 5 सीटों पर ही कांग्रेस को मिल पाई। और गोवा में 40 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीती मात्र 11 सीटें, यानी कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक सभी राज्यों में कांग्रेस लगातार अपनी सीटें खोती नजर आई। लेकिन अगर इस बार उत्तर प्रदेश में बात करें तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आई। कांग्रेस ने नया नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा काम करता हुआ नजर नहीं आया
और हालात ऐसे बन गए कि कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर आकर सिमट गई। यही वजह है कि कांग्रेस में नाराजगी भी है, मंथन भी है और इस पूरी हार को लेकर आखिर क्या वजह है, ये लगातार कांग्रेस इस पर समझने की और मंथन करने की कोशिश कर रही है। हम करेंगे इस पर मंथन भी, लेकिन अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में अगर चन्नी पर जिस तरह से सीएम पद का दांव लगाया था, सीएम पद को लेकर भरोसा जताया था, लेकिन वो भी दांव बहुत ज्यादा काम नहीं आया क्योंकि दलित फेस के तौर पर यहाँ पर चरणजीत चन्नी को पेश किया गया था। नवजोत सिंह सिद्धू जो काफी फायर ब्रांड के तौर पर पंजाब में देखे गए, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया और ये दांव भी बहुत ज्यादा काम नहीं आया, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि यही कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आया। 18 सीट सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस हाथ से गवा बैठी। अब इन नतीजों के बाद में कांग्रेस आलाकमान पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की इस बैठक में क्या हल निकल पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेता राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने CWC की बैठक से पहले कहा कि कांग्रेस की चिंता नहीं कि उन्हें देश की चिंता है। पहले सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सीएम गहलोत। डिस्कशन भी करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। 5 राज्यों में जो हार हुई उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। मीडिया वाले इसको उछाल रहे बात को। ये जो हालात देश के अंदर है उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। आज देश में हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है देश के लिए, खतरनाक वो बात है। महंगाई पीछे चली गई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा वो पीछे चला गया। कब तक चलेगा ऐसा? कांग्रेस के हाल पर चिंता नहीं करना रहती है। हम लोग पार्लियामेंट में थे, ये बीजेपी वाले 2 लोग आए थे जीत के, 542 में 2 लोग आए थे उस जमाने के अंदर। हम क्यों भूल जाते हैं इस बात को? कोई चिंता की बात नहीं, सब ठीक होगा आने वाले वक्त के अंदर। ये धर्म के नाम पर आग लगा रहे हैं देश को, हिंदुत्व के नाम पर आग लगा रहे हैं। इनका रास्ता वो है, हमारा रास्ता है। इंदिरा की जान चली गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को, वो शहीद हो गए। पर देश एक अखंडा, ये हमारा रास्ता है। इनके रास्ते आग लगाओ। आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, आग को बुझाना वक्त लगता है। तो सुना आपने अशोक गहलोत को। कांग्रेस में हाईकमान पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर निकल भी पाएगी। लेकिन हरीश रावत क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। गैर गांधी अध्यक्ष की जो बात कही जा रही है, और ताकि और ज्यादा बेकदरी हो। गांधी के साथ एक इतिहास है, एक संघर्ष है, एक आकर्षण है लोगों में। हम कोई ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष हो जाए कि जिनका परिचय स्टेट्स में जाना पर देना पड़े, तो उससे नहीं है। देखिए, एक अकेले गांधी से नहीं होता। हमको सबको अपने अपने स्तर पर जिम्मेदार होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो आपने सुना, हरीश रावत कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लेकिन इस बीच उनका ये बयान अपने आप में और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। वैसे में राष्ट्रवाद में अहम सवाल जो हैं वो आपको बता देते हैं। स्थिति जिस तरह की है उसको लेकर आज के सवाल, क्या मोदी है तो मुमकिन है और राहुल है तो मुश्किल है। आज के सवाल ये भी कि हार से हाहाकार है, तो आखिर इसको लेकर जिम्मेदार कौन है और क्या कोई इसके बारे में जिम्मेदारी लेगा भी। छटपटाती कांग्रेस क्या परिवार से बाहर निकल पाएगी। सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस को सिर्फ परिवार ही चलाएगा और कांग्रेस सिर्फ परिवार तक ही सीमित रह जाएगी। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, अजय वर्मा कांग्रेस नेता मेरे साथ में है, पंकज शर्मा राजनीतिक विश्लेषक और मेरी साथी रंजीता भी मेरे साथ में वहां की हर तस्वीर दिखा रही है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रंजीता का रुख कर लेती हूँ। रंजीता, इस बैठक को शुरू हुए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इस बैठक से जुड़ी हुई क्या अपडेट्स हैं? रंजीता, आप मुझे सुन पा रही हो तो जरा अब तक की अपडेट बताएं। देखिए, 1 घंटे हो गए बैठक शुरू हुए, 4 बजे
4 बजे ये बैठक शुरू हुई है और अभी हम 5 बजे पर बात कर रहे हैं ना। कांग्रेस के अंदर जो चीजें हैं उसको थोड़ा समझना होगा। 2014 के चुनाव में जब हार हुई कांग्रेस पार्टी की, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी इसी जगह पर आकर मीडिया से उन्होंने बात की और हार की जिम्मेदारी ली। उस समय ये कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी था, कांग्रेस के ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप थे और कांग्रेस अपने इस हार से सीखेगी। और उस समय A.K. एंटनी, जो उस समय केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और ये कहा गया कि हार की समीक्षा करेंगे और जो कारण है हार के उसको कांग्रेस पार्टी समझने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाया कि किस तरह से 2014 में कांग्रेस के पास कितने राज्य थे और आज जब 2022 में हम खड़े हैं तो कांग्रेस के पास 4 राज्य हैं। मुख्य रूप से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और 2 राज्य महाराष्ट्र और झारखंड, जहां कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार चला रही है। 2019 में राहुल गांधी ने लोकसभा में हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उस समय भी कांग्रेस में 2 धारा था। एक जो राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर उनका कहना था कि हाँ इस्तीफा देना चाहिए था, और एक धारा जिसका ये कहना था कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था राहुल गांधी को और अभी भी उन्हें इस पद पर होना चाहिए। और राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात लगातार उठती रही है नैना। लेकिन उस समय से लेकर 2014 से अब तक में कांग्रेस के अंदर ये बदलाव आ गया है कि अब हार की जिम्मेदारी भी कोई नेता लेना नहीं चाहता। जिन 5 राज्यों के बैठक को लेकर, हार को लेकर जो समीक्षा अंदर चल रही है, उन राज्यों के प्रभारी इस्तीफा देंगे या नहीं, या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है। क्योंकि सवाल यही उठता है कि जब आप हार मानेंगे नहीं, आपकी हार हुई है इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उसको क्रॉस करेक्ट करने के लिए आप कोई नीति नहीं बना सकते हैं, कोई नया आइडिया आप लेकर नहीं आ सकते हैं। तो मूल जो प्रॉब्लम है कांग्रेस की वो ये कि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। रंजीता, उस बैठक में क्या कुछ होता है वो लगातार हम आपसे जानते रहेंगे। आप नजर बनाए रखें। मेरे साथ में जो तमाम खास मेहमान हैं, आप उनसे चर्चा शुरू करती हूं। सबसे पहले सवाल अजय वर्मा जी से ही कर लेते हैं। अजय जी, नेतृत्व परिवर्तन, हार पर मंथन, चिंतन, तमाम तरह की बातें यहां पर हो रही हैं, लेकिन इस पूरी हार को लेकर जिम्मेदारी आखिर कैसे तय की जाएगी? क्या लगता है, क्या मुख्य वजहें रही हैं इन 5 राज्यों में कांग्रेस की इतनी बुरी हार को लेकर? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन इससे कोई, आप जो चीजें दिखा रही हैं, बता रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी पर हार जीत, तो जब 2 पार्टी 4 पार्टी लड़ेंगी तो केवल एक जीतेगा, बाकी हारेंगे। लेकिन हार से मंथन करने से एक रिजल्ट, एक निष्कर्ष निकलता है कि आखिर देश में इस वक्त क्या डिमांड। लेकिन अजय जी, आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन अब वो बहुत सीमित, मुख्य तौर से 2 राज्यों पर आकर सिमट कर रह गई। मैं बताने जा रहा हूँ आपको जी। अभी अशोक गहलोत साहब ने सुना, अभी आपने रावत जी को सुना, मेरी भी सुन लीजिए। देखिए, हम लोग देश को जोड़ने की और देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, देश के मुख्य मुद्दों में बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों में बात कर रहे हैं जी। अब हम बिल्कुल इस बात की चर्चा करते हैं हर चीज में कि हम हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं कर रहे, हम तोड़ने पे बात नहीं करते, मांग लगाने पे बात नहीं करते। सरकार का ये एजेंडा है, पॉलिटिकल विंडेक्सा, इसे चलाने दीजिए। इससे कुछ समय के लिए लोकतंत्र में जीत तो मिल सकती है, लेकिन जो हालात बुरे होंगे उससे फर्क। आपको भारत का संविधान ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समानता का अधिकार है, सब आपस में भाई भाई। लेकिन ये जो खाई इस देश में खाई होती जा रही है भाई भाई के बीच, उस खाई को पाटने का काम कांग्रेस कर रही है और उस पर लड़ रही है। उसके लिए सत्ता बहुत जरूरी नहीं है, सत्ता आती रहती है, सत्ता 70 साल से हम संभाले हुए जाती रहती है। मुद्दा महन ये है, चर्चा इस बात की है, गांधी परिवार से हमारे 2 परिवार के लोग, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी, और राजीव गांधी जी शहीद हो गए। शहादत का इतिहास भरा है कांग्रेस के पास, देश की आजादी में देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए। मैं फाइनल कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि उसको किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है सरकार द्वारा। सरकार के पास और कोई एजेंडा किसी पे नहीं है। लेकिन अजय जी, आप इस बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं कि राजनीति है, अगर कोई किसी चीज को प्रोजेक्ट करता है तो अपने सबसे पहले अपना घर बचाएगा ना। शहजाद, बीजेपी के लिए तो मुझे लगता है कि यह सबसे ज्यादा अच्छी कंडीशन है, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी वो आपस में ही लड़ रही है, और ये कहा जा रहा है कि शायद यही बीजेपी की जीत का सबसे इंपॉर्टेंट की भी साबित हुई, क्योंकि उनके सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं है।
नैना जी, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले, क्योंकि एक पुराने ज़माने में मेरा कांग्रेस से एक रिश्ता भी रहा है, तो जी। मुझे मेरे सूत्रों ने बताया है मीटिंग में क्या चल रहा है। वैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं, इसको कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई काम तो होता नहीं है। परंतु जो मुझे सूत्रों ने बताया है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग में सोनिया गांधी से चर्चा करते हुए सोनिया गांधी को हार की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंपा, और इस इस्तीफे को सोनिया गांधी से चर्चा करते हुए नकार दिया, ये कहते हुए कि आगे भी सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काम करती रहेगी। तो ये अभी तक का जो हाल मुझे सुनाई दे रहा है, ये कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी में से निकल कर आ रहा है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हो रही है, ये पार्टी बचाओ के लिए नहीं, ये बेटा और बेटी बचाओ के लिए हो रहा है। देखिए, हारना जीतना लोकतंत्र में प्रकृति का नियम है, ठीक है, हारेंगे जीतेंगे, परंतु किस प्रकार की हार, ये सोचने लायक बात है कि आज 690 असेंबली सीट हुए नैना जी। इस 690 असेंबली सीट में 5 राज्यों में, जहां पर 4 राज्यों में कांग्रेस बीजेपी हेड टू हेड फाइट था, वहां पर तो कांग्रेस हार ही गई, परंतु केवल 55 सीटें कांग्रेस के हाथ में आई हैं, मतलब 10% से कम। और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री दोनों सीटों से हारे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हारे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो प्रियंका वाड्रा, जो अपनी उत्तर प्रदेश को अपनी भूमि बताती है, पहले 2019 में 2 से 1 सीट पे आ गई, अमेठी हार गए, तब भी जनता को दोष दिया, जैसे आज अजय जी जनता को दोष दे रहे हैं कि सांप्रदायिक है जनता। आज 2022 में 7 सीट से 2 सीट पर 6.5% से 2.5% पर आ चुके हैं, और 1985 से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 50 सीट नहीं जुटा पाई। 2011 से कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा स्टेट वापस जीत नहीं पाई है। ये कांग्रेस पार्टी की हालत है। अगर इसमें भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बीजेपी को दोष देकर या जनता को दोष देकर परिवार बचाव करना है, तो करते रहिए, ये परिवार को पार्टी के ऊपर रखते हैं। ठीक है, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले मैं अजय जी का एक जल्दी से रिएक्शन ले लूं। अजय जी प्लीज 30 सेकंड में, फिर मैं जरा शशि थरूर के उस ट्वीट का भी जिक्र करूंगी जिसमें अभी भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी खुद को कांग्रेस को बता रहे हैं शशि थरूर। अजय जी देखिए, शहजाद मेरे से भी 10-15 साल छोटे ही होंगे। मैं इनसे कहूंगा, मैं निंदा करता हूं इसकी, इस भाषा का, कि सोनिया गांधी जैसे इनकी जूनियर हो और वो कोई लड़की हो, इस तरह से नाम ले रहे हैं सोनिया गांधी। अब प्रियंका किसी को बताती है, भाषा शैली और मर्यादा का तो ध्यान रखिए। जनता को गाली दी, अभी आपने जनता का अपमान किया सांप्रदायिक कहकर। मैंने सोनिया गांधी को एंटोनिया माइनो कहा। भारतीय मर्यादा ये कहती है कि छोटे बड़े का ध्यान रखा जाए। मैं निंदा करता हूँ आपकी इस भाषा का। आपके घर में माँ बहन बेटी भी होंगी। देखिए, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा का तो ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अजय जी हम ये भी बखूबी जानते हैं कि राजनीति में किस तरह से भाषा की मर्यादा तार-तार होती है, हर मंच पर तार-तार होती है। इसको लेकर तो कई बार समन तक जारी हो चुके हैं कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेताओं को। ठीक है, ठीक है अजय जी, जिनका दर्जा ना हो वो लोग ठीक है, किसका कद बड़ा है अब जरा ये जान लेते हैं। अब देखिए जरा, ये आपका जो हम ट्वीट दिखा रहे हैं, दरअसल ये ट्वीट क्या है, शशि थरूर ने, और उन्होंने दरअसल कुछ आंकड़ों का भी यहाँ पर जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि दिस इज वाई कांग्रेस का, उन्होंने बताया कि दिस इज वाई कांग्रेस रिमेन्स बाय द फार मोस्ट क्रेडिबल ऑफ द नेशनल ऑपोजिशन पार्टीज। इट्स ऑल्सो वाई इट्स वर्थ रिफॉर्मिंग एंड रिवाइविंग। ये अभी भी अपने आप को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बता रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कांग्रेस की स्थिति लगातार पिछले कुछ सालों में ग्राफ डाउन होता रहा, वो तस्वीर, वो ग्राफ भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। क्या मुख्य वजह आपको नजर आती है? क्योंकि कई अलग अलग नारे दिए गए, कई अलग अलग चेहरों को उतारने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर क्या मुख्य वजह मानते हैं? देखिए, मैं तो यही कहानी उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ी थी, यशपाल की पर्दा। तो वही हाल है। चौधरी पीर बख्श के दादा वो जो दरोगा थे, तो वैसा ही कुछ मुझको कांग्रेस पार्टी का हाल लग रहा है। तो अभी जब तक पर्दा पूरी तरह से गिरेगा नहीं, यानी इतने विधायक हैं तो इसी को लेकर बड़े मतलब अब क्या कहे, अब इसको लेकर भी बड़े उस तरह से घूम रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया देश के सबसे बड़े राज्य में कितने समय से सत्ता में नहीं है आप, बिहार में आप सत्ता में नहीं है, दिल्ली में आपकी स्थिति ये हो गई है कि आपकी पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं मिल रहा है, 4-5% मत पे आ गए, उत्तर प्रदेश में 2 से 3% पर है, पंजाब में आपके सारे बड़े नेता गायब हो गए, पूर्वोत्तर में आप किसी स्थिति में रह नहीं गए, दक्षिण भारत में आप पूरी तरह से रिप्लेस कर दिए गए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार है आपकी,
और आपको उसका जश्न मनाना चाहिए। आप महाराष्ट्र में कृपा पर टिके हुए हैं, आपका कोई वजूद नहीं है। आपके अध्यक्ष नाना पटोले बोलते हैं, उनको शरद पवार कुछ कह देते हैं, उद्धव ठाकरे कुछ कह देते हैं, वो बड़े बुरे हाल में हैं, पीड़ा में हैं। आपको लगता है कि झारखंड में आपके विधायकों को ही अलग अलग समय पर आता है, कोई भाग रहा है, कोई पकड़ रहा है। इस सब के बीच में अगर आपको ये गर्व है तो मैं कहता हूं वो गर्व बने रहना चाहिए। ये पार्टी, लेकिन आपको लगता है हर्षवर्धन जी, जो कांग्रेस की आपने कांग्रेस की विशेष तौर से जिन राज्यों की बात की, चाहे बात दिल्ली की हो या पंजाब की, आपको लगता है कि अब कांग्रेस का एक बड़ा ऑप्शन जो है वो आम आदमी पार्टी के तौर पर देखा जा सकता है? संक्षेप में प्लीज, फिर पंकज जी का रुख करते हो। नहीं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये जब कोई पार्टी अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है और कोई एक नई पार्टी उस जगह पर एक नयापन, एक विकल्प, एक एजेंडा दे रही, तो जनता उसकी तरफ जा रही है और बहुत तेजी में वो दिख रहा है। ठीक है, पंकज शर्मा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि कई ऐसे राज्य, कई ऐसे बड़े चेहरे जो इस बार बहुत बुरी तरह से हार का सामना कांग्रेस को एक तरह से करना पड़ा है, और जो कड़ी टक्कर है वो ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी, विशेष तौर से पंजाब में जहां पर कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ कभी हुआ करता था, वहां पर आपस में ही कांग्रेस इतनी ज्यादा उलझ गई कि वो प्रदेश भी अपने हाथ से गवा बैठी। देखिए, ये सही है, एक मुश्किल तौर पे कोई नहीं है। कांग्रेस को अपने पूरे सांगठनिक ढांचे पर ध्यान देने की जरूरत है जी। लेकिन इसके साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आप दिखाना चाहते हैं तो इस पर मुझे ऐतराज है। इसी तरह आम आदमी पार्टी की भी पंजाब में जो जीत है वो आम आदमी पार्टी की नहीं, लेकिन पंकज जी, अभी हम भारतीय जनता पार्टी की जीत को बढ़ाकर नहीं, बल्कि हम तो कांग्रेस की हार पर बात कर रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता बात कर रहे हैं। मीटिंग चल रही है सर। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस तो मुश्किल दौर से गुजर रही है। कांग्रेस की हार पर जब बात हो तो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत बड़ा चढ़ा दिखाई जा रही है उस पर भी तो बात हो। अभी शहजाद पूनावाला कह गए कि कांग्रेस को 5 राज्यों में सिर्फ 55 सीटें मिली। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की 399 सीटें थी, अब कितनी रह गई हैं बताएं? 356, 312 सीटें थी पंकज जी, लेकिन 7 सीटें थी, 2 सीट भी नहीं, मात्र 2 सीटों पर सबसे पुरानी पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। आपने माना कि इस समय कांग्रेस ये कहा जाए कि एक कमजोर वक्त, मुश्किल वक्त से गुजर रही है। इस मुश्किल वक्त के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? पार्टी नेतृत्व को, हाई कमान को, या फिर उन नेताओं को जो खुद चुनाव में थे, या फिर उन प्रदेश प्रमुखों को जिनके राज्यों में चुनाव था? यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। देखिए, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी का मामला होता है। शिखर नेतृत्व ने अपनी मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं रखी। एक मिनट मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जी पंकज जी, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उनमें से 84 सीटें वो इस बार हार गई है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में 63 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको 50,000 से ज्यादा वोटों का अंतर मिला था। उनकी संख्या घट के इस बार सिर्फ 27 रह गई है। पंकज जी, लेकिन मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी, पंकज जी, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि जीते हैं। अगर बीजेपी की सीटें कम हुई लेकिन सत्ता में आई, कांग्रेस 2017 से 7 सीटों से 2 सीटों पर आ गई। एक प्रदेश में जहां सरकार थी वो प्रदेश खो दिया। कर मत दिखाइए जी, आप मत दिखाइए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी छा गई है। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ भी बहुत तेजी से नीचे आया है। 2017 के आंकड़ों से तुलना कर लीजिए, 2019 के आंकड़ों से तुलना कर लीजिए। 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 49.5% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, कितना मिला? ठीक है, इसका रिएक्शन शहजाद से ले लेते। शहजाद, आपकी पार्टी भी तो डाउन हुई है, पंकज जी कह रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है नैना जी, जो हमारी जीत में भी हार देखते हैं और उनकी हार में नैतिक जीत उनको दिखाई देती है, तो मैं उनका साधुवाद करता हूँ। 2017 में जितना वोट शेयर मिला था उससे बढ़कर हमें 2022 में वोट शेयर मिला है। 2019 में जितना एक सेकेंड सर, मैंने बीच में नहीं बोला नैना जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। ठीक है, पंकज जी, एक बार सवाल का जवाब जान लेते हैं शहजाद से। ये तो कांग्रेसी भी नहीं है कहते अपने आप को, ये तो विश्लेषक है ना, तो अब सुन लीजिए बात। जहां तक बात है, अरे मेरी बात हो जाने दीजिए नैना जी। इस प्रकार से देखिए, विश्लेषक बन के आते हैं, इनको विश्लेषक की तरह होना चाहिए। या तो इनको पार्टी आप बोलिए, या तो ये पार्टी है या ये विश्लेषक है, दोनों नहीं बन सकते। ठीक है पंकज जी, पहले शहजाद का जवाब जान लेते हैं। तो मुझे देखिए एक बात रखने दीजिए। अब देखिए 2019 में लोकसभा के चुनाव थे,
उसका भी अगर आप प्रोजेक्शन असेंबली सीटों पर करो तो 10-15 सीटों का फर्क है। पर हम सत्ता में आए हैं जो 37 वर्ष में नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। हम उत्तराखंड में एक हिस्टोरिक ट्रेंड को तोड़कर फिर से वापस से हमें सेवा करने का मौका मिला है। गोवा में 10 वर्ष सरकार रही, फिर भी हमारी सीटें बढ़ी है। आप नंबर 1 की पार्टी थे, आप नंबर 2 पे चले गए, हम नंबर 2 से नंबर 1 पर आ गए। मणिपुर में हम 5 साल सरकार चलाने के बाद नंबर 1 की पार्टी बने, वोट शेयर बढ़ा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि बीजेपी की हार हुई तो मुझे आपके भ्रम को तोड़ने के लिए कोई मेरी जल्दबाजी नहीं है। परंतु नैना जी, सवाल ये पूछा जाना चाहिए। एक सेकंड नैना जी प्लीज, नैना जी ठीक है शहजाद, 10 सेकंड में अपनी बात प्लीज जल्दी पूरी कीजिए। नैना जी, एक ही महत्वपूर्ण सवाल। यहाँ पर 2 लोग विश्लेषक के रूप में बैठे हैं, कांग्रेस के समर्थक है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दिल पर हाथ रख के कहें, क्योंकि मैं भी एक समय पर कांग्रेस में था। ये प्रियंका वाड्रा आई, एक दिन इन्होंने पार्टी में नहीं गुजारा, इनको जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश बनाया गया। ये इन्होंने एक सीट हरवा दी अमेठी की, जो कि इनकी पुश्तैनी सीट है। अमेठी के लोगों को गाली देने लगे। फिर उसके बाद आज यही प्रियंका वाड्रा ने 7 सीटों से 2 सीट पे लाने का, 6.5% से 2.5% पे लाने का काम किया है। क्या प्रियंका वाड्रा की कोई जवाबदेही है? क्या परिवार से कोई जवाब पूछेगा? या केवल और केवल परिवार भक्ति में लगे रहेंगे? शायद इसी बात को लेकर शहजाद, आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, हर्षवर्धन जी एक सवाल, क्योंकि शहजाद ने पूछा, इसी का एक सवाल इसको जोड़ते हुए मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज जब हरीश रावत से सवाल पूछा गया कि विशेष तौर से गैर गांधी अध्यक्ष क्या कोई हो सकता है, क्योंकि अब गांधी परिवार से इतर भी कांग्रेस को क्या कभी देखा जा सकता है, तो हरीश रावत कहते हैं कि ताकि और बेकदरी हो जाए पार्टी की, यानी कि अभी भी जो कांग्रेस के कई ऐसे शीर्ष नेता हैं वो कांग्रेस के जो खास तौर से गांधी परिवार से अपने आप को अलग नहीं देखते। अगर सीएम गहलोत की बात करें तो वो कहते हैं वो अभी भी राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, वो अभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बदलते वक्त के साथ, चुनौतियों के साथ में अब नेतृत्व परिवर्तन के बदलाव पर चर्चा बहुत जरूरी है? लेकिन है ना, किसी भी पार्टी में जब नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व कुछ भी करता है और किसी को पता हो कि भाई यही रहेंगे नेता, तो नेता से ज्यादा चाटुकार होते हैं, दरबारी होते हैं, और वो हर पार्टी में होते हैं। लेकिन अगर किसी पार्टी में चाटुकार और दरबारी इतने ज्यादा हो जाएं, संख्या बढ़ती जाए, नेताओं की संख्या घटती जाए, तो कांग्रेस पार्टी की दशा समझे। पहले जब कांग्रेस पार्टी की कहा जाता था कि मंच पर तो उनके नेताओं की लाइन लगा कर, हम खूब उत्तर प्रदेश तो हम खूब जम के देख रहे हैं, तो गांधी परिवार को भी देखते रहे, और नीचे क्या होता था, कोई होता ही नहीं था। यहाँ तक कि जिस स्वराज भवन में जाके बीच बीच में पिकनिक टाइप स्टाइल में कांग्रेस के शीर्ष परिवार के लोग रहते हैं, वहां भी जब मंच लगे तो मंच पे इतनी मारामारी, टूटने की नौबत, और नीचे जनता नहीं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का संकट गांधी परिवार हो गया है, और उससे निकलना, ये बड़ी बात कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, जिसका जिक्र लगातार पार्टी के शीर्ष नेता भी करते रहे। अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें, लेकिन हर्षवर्धन जी ने जो बात कही कि अब कहीं ना कहीं गांधी परिवार ही कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा, ये कहा जाए कि एक मुसीबत के तौर पर, क्योंकि अब मुसीबत के वक्त में तो निकाल नहीं पा रहे, मुसीबत में डाल जरूर दे रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? मुझे नहीं पता, योग्य आदमी बैठे हैं हर्षवर्धन जी, मुझे नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ये भी यहाँ सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं, जैसे बीजेपी के आईटी सेल के लोग करते हैं। अरे कितना ये इनडायरेक्ट कर रहे हैं। अरे भाई, गांधी परिवार में आप कुछ बढ़ोतरी कर सकते हो, या सीडब्ल्यूसी में जाके आप कुछ बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, आप इस हैसियत में हो तो बता दो कि आप वोट दिलवा सकते हो। नहीं, मेरी सुन ले, पहले मैं बीच में नहीं बोला। जब आप दिलवा नहीं सकते तो ये नकारात्मक टीका टिप्पणी आप अपने लिए कर लीजिए। पत्रकार हूँ भाई, वाइस चांसलर की लाइन में आप नहीं होंगे। अरे भैया, वाइस चांसलर नेताओं की चाटुकारिता से दरबारी होकर यहाँ बैठ, ये सब बीजेपी के आईटी सेल को ही करने दीजिए, ये काम बीजेपी के आईटी सेल को ही करने दीजिए। इस तरह की टिप्पणी आपके है ना, ये बोला उस दशा में है कांग्रेस। आप ये काम बीजेपी के आईटी सेल को ही करने दीजिए प्लीज। थोड़ा आप सम्मानित आदमी है, सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन आपने जहां से कहना किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, में किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, किसी लाइन में भी नहीं। सर्टिफिकेट तो आप ऐसे बांट रहे हैं यहाँ पार्टियों के लिए मेरे भाई हर्षवर्धन जी, जैसे आपके पास ही साइनिंग अथॉरिटियों में, तो ये कह रहा हूँ आप। लेकिन अजय जी, आपको लगता है कि इस हार पर मंथन और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और वो कोई लोकल नेता या प्रदेश का नहीं बल्कि सेंट्रल, ये कहा जाए पार्टी हाईकमान के तौर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये तो मानते हैं अजय जी?
इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी CWC की, हमारी पार्टी का मामला है, देश से संबंधित मामला है, अंदरूनी मामला है, हम तय कर लेंगे लेकिन शहजाद तो उसे नॉन वर्किंग कमेटी के तौर पे बोल रहे हैं। आपको लगता है कि इस बैठक के बाद में कुछ नतीजा निकलेगा? समझे नहीं, इनकी क्रेडिबिलिटी, ये कोई इस लेवल के आदमी है कि ये नॉन वर्किंग इनके कहने से हो जाए। ये कहता है भारत इंडिया नहीं है, तो क्या भारत इंडिया नहीं होगा? तो ये इनकी अपनी सोच है, ये साधुवाद इनकी सोच के लिए कि ये क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये इनकी सोच का साधुवाद है। तो मैं इस पर नहीं कोई टिप्पणी कर रहा ये क्या कह रहे हैं, मैं अपनी बात बता सकता हूं। शहजाद कुछ कह रहे हैं। शहजाद ऐसा है नैना जी, नैना जी मैं अपनी बात रख सकता हूँ? नैना जी जी शहजाद बात कर। हाँ नैना जी, एक तो मैं आपको बता दूं, नैना जी मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। ठीक है अजय जी, शहजाद से रिएक्शन ले लेते हैं ना एक बार। किसको बनना है पहले तो नैना जी मैं आपको ठीक है अजय जी माध्यम से बता अजय जी, आप शहजाद से रिएक्शन ले रहे हैं। शहजाद। नैना जी पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और जितने वर्षों तक ये कांग्रेस की पैरवी करने टीवी पे आ रहे हैं ना अनाधिकृत प्रवक्ता के रूप में, उससे ज्यादा वर्ष मैंने कांग्रेस में भी गुजारे हैं। तो ये आकर मुझे मेरी औकात और मेरी बात ना समझाए। ये इस प्रकार की बातें वही लोग करते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे किसी की हैसियत या कोई किसी के कद की बात नहीं हो रही है। प्लीज हमें शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना है। आप एक नेशनल और सम्मानित चैनल पर बैठे हैं, सभी पैनलिस्ट प्लीज शब्दों की मर्यादा को नहीं क्रॉस करें। नैना जी नहीं, नैना जी इस प्रकार की टिप्पणी की गई मेरे बारे में, इसको रोकना चाहिए था। बहरहाल नैना जी या तो एक अधिकृत प्रवक्ता बोले, या तो जो व्यक्ति शहजाद का रिएक्शन तो जान लीजिए। की भाषा को सही समझते तो आप इन्हीं से चला लीजिए डिबेट, मुझे कोई एतराज नहीं। देखिए मेरे पैनल में शामिल सभी लोग बेहद सम्मानित हैं और किसी के भी इस तरह की बात नहीं स्वीकार्य नहीं। या तो आप इनको खामोश कराने की, या तो इनको खामोश कराया जाए। नैना जी मैं इस प्रकार से डिबेट नहीं कर सकता। अजय जी प्लीज, अजय जी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करिए। शहजाद अपनी बात पूरी करें। खामोश कराने के लिए बोलिए। इससे पहले भी जब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो कि एक सम्मानित पत्रकार है, वो अपनी बात रख रहे थे तो उनको ये तंज किया गया कि वो एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है। ये क्या इस प्रकार के अनाधिकृत प्रवक्ता आकर एक सम्मानित पत्रकार को बताएंगे क्योंकि वो विश्लेषण कर रहा है आपकी हार का, या एक अधिकृत प्रवक्ता को ये लोग बताएंगे इस प्रकार से बातें करके? ये हम लोग यहाँ पर बेइज्जत होने के लिए नहीं आते इन लोगों के द्वारा, हम आते हैं विश्लेषण करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। नैना जी इस प्रकार से नहीं डिबेट होगी, आप इन्हीं से डिबेट करवा लीजिए। नैना जी इन्हीं से डिबेट करवा लीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहता हूँ। अगर आप हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और हमारे बारे में इस प्रकार से बातें की जाएंगी तो हम भी फिर हम कैसे सुनते? नहीं प्लीज आप सभी सम्मानित हैं, आप सभी पैनलिस्ट बेहद सम्मानित हैं, और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि आप सभी प्लीज अपनी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें और आप सभी सम्मानित हैं। शहजाद अपनी बात पूरी करें। जी नैना जी मुझे अपनी बात रखने दीजिए। देखिए आज अगर यहाँ पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हार मानने को ही तैयार नहीं है तो हार की समीक्षा कैसे होगी, जवाबदेही कैसे तय होगी? ये तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को आईटी सेल का बता रहे हैं और ये मेरी औकात निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस तो जीती है, बीजेपी हारी है। अब अगर इनका तर्क यह है कि बीजेपी हारी है और कांग्रेस की जीत हुई है तो सीडब्ल्यूसी क्यों बुलाई भाई? सीडब्ल्यूसी का क्या अर्थ हुआ? फिर तो इसमें एक जश्न का संदेश पारित होना चाहिए कि सोनिया गांधी ने जो बहुत ही बेहतरीन नेतृत्व दिया है इसकी वजह से हम जीत गए, बीजेपी हार गई। उनको तो ये देना चाहिए सीडब्ल्यूसी में, क्यों चिंतन हो रहा है? ठीक है, अब सीडब्ल्यूसी बैठक में क्या होगा? ठीक है अजय जी, मैं पंकज जी का रुख करती हूँ, लेकिन प्लीज शब्दों का हमें ध्यान रखना है। पंकज जी, आपको लगता है कि विशेष तौर से जिस तरह की रणनीति बीजेपी ने चुनी, या फिर ये कहा जाए कि एड़ी चोटी का जोर लगाया संगठन स्तर पर भी, तमाम जो कार्यकर्ता पार्टी के नेता उनकी बातें सुनी और उसके अनुसार रणनीति बनाई गई, और यही रणनीति शायद कांग्रेस करने में कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई। यही वजह है कि सीटें कम तो छोड़िए कि पंजाब में सत्ता से भी वो बाहर हो गई। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रणनीति में कमी रही? हाँ, मैं आपकी ये बात मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक ढांचा कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे से मजबूत है और उनकी रणनीति भी कांग्रेस से बेहतर होती है। लेकिन वो रणनीति क्या है? समाज का बंटवारा। वो रणनीति क्या है? साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह राज्यों की सरकारों पर कब्जा करना। ये भी एक पहलू है जिस पर ध्यान देना चाहिए।
मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस की जो कमजोरी, लेकिन पंकज जी जितनी रैलियां पीएम मोदी की हमने देखी, जितनी रैलियां देखी हमने, खास मैं पंजाब की बात करती हूँ, अभी किसी और राज्य की नहीं, पंजाब में क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी लगातार रही चुनाव की काफी वक्त पहले से। कांग्रेस के कितने बड़े चेहरे इस दौरान आपको नजर आए? कांग्रेस की रैलियां तो छोड़िए, बल्कि आपस में ही रस्साकशी सिर्फ टव्वल में पार्टी लगी रही। वहां पर शीर्ष नेता को मानते ही नहीं थे नवजोत सिंह सिद्धू। नहीं, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत मेहनत की, अमित शाह साहब ने बहुत मेहनत की, नड्डा जी ने बहुत मेहनत की। तभी तो मैं ये चिंता जाहिर कर रहा हूं कि सब लोगों की और उनके निचले स्तर तक के सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य तक में उनकी लोकप्रियता, मैं बात कर रही हूँ पंजाब की, आप पहुंचा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश जी। पंजाब में तो सीटें ही नहीं मिली, ये मेरी चिंता का विषय है। 5 राज्यों में उनकी सीटें पिछली बार के मुकाबले कम हो गई, ये मेरी चिंता का विषय है। मैं उनकी मेहनत से कहां इनकार कर रहा हूं। तो पंकज जी, आपको लगता है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को क्लीन स्वीप किया, एक तरह से सत्ता से बाहर कर दिया, वही फॉर्मूला अपनाया पंजाब में भी, और अब तो आम आदमी पार्टी गुजरात या गोवा में तो लगातार हम एक्टिवनेस देख ही रहे हैं, आपको लगता है कि अब कांग्रेस का ऑप्शन एक तरह से आम आदमी पार्टी बन गई है, वो पार्टी जो हाल ही में आई? कांग्रेस तो कई सालों पुरानी है पंकज जी। देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प तो कभी बन ही नहीं सकती है, इस बात को लिख लीजिए आप। ठीक है, लेकिन प्रदेश में विकल्प बन सकती है, 25 साल में नहीं बन सकती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कांग्रेस मेहनत नहीं करेगी, कांग्रेस अपने सांगठनिक ढांचे पर ध्यान नहीं देगी, तो आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें भी उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी को हो सकता है कि कांग्रेस से लोगों की हताशा और निराशा की वजह से कुछ सफलता मिलती जाए। आप ये मान रहे हैं ना, वो हताशा निराशा किस वजह से? आपने, चलिए इस बात से तो कम से कम आप मेरी सहमत हो गए कि कहीं ना कहीं उसका फायदा हुआ, लेकिन कांग्रेस की हताशा निराशा किस वजह से है? क्या निराशा नहीं, नीतियां तो कहते हैं कि अच्छी रही, तो कि फिर किस बात की इस तरह से हताशा निराशा रही कांग्रेस की? कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस के प्रति लोगों के मन में जो हताशा और निराशा है, कांग्रेस से जो अपेक्षाएं लोगों को हैं, कांग्रेस चूंकि उन पर शायद पूरी तरह खरी नहीं उतर पा रही है, इसीलिए तो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को देश में स्पेस मिल रहा है। तो कांग्रेस को इस पर सोचना होगा। ये बात मैं बिल्कुल इस बात से आपकी इत्तेफाक रखता हूं। ठीक है शहजाद, अब आप अपने तौर पे कंपटीशन में कांग्रेस को मानते हैं या नहीं मानते? और हालांकि पंकज जी की इस बात का भी जवाब देना होगा कि भाई उत्तर प्रदेश में भले ही सत्ता में आए, लेकिन पिछली बार के मुकाबले सीट तो कम हुई, पंजाब में तो वो भी नहीं हो पाया। देखिए, ऐसा है, पंजाब में पहली बात तो हम विजय की नहीं विस्तार की लड़ाई लड़ रहे थे और हमारा वोट शेयर वहां पे बढ़ा है। पहले हम 22-23 सीट पे लड़ते थे। हर्षवर्धन जी बैठे, उनको पता है एनडीए धर्म के अंदर हम लोग अकालियों को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, उन्होंने हमें छोड़ा। पर उसके बाद नैना जी, मैं इस प्रकार से मैं माफी चाहता हूँ। शहजाद के बाद आप ही की तरफ आ रही है। मैं नैना जी, शहजाद के बाद आपकी तरफ आ रही है। ये हर बार इस प्रकार से डिबेट होती है। अब मुझे पता नहीं कि इनके क्या लोकल स्टैंड है। इनको कांग्रेस में कोई अधिकृत है भी नहीं, आप इनको बुलाकर मंच देते हैं, कांग्रेस की बात रखते हैं, पर ये कौन है कांग्रेस पार्टी? ठीक है शहजाद, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। कहीं पे है मेंबर सदस्य भी है कांग्रेस पार्टी के, व्यक्तिगत रूप से किसी पर अटैक नहीं होगा, बैठाइएगा इनको। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, या तो इनको खामोश कीजिए या तो मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। आप इन्हीं से बुलवाइए, आप इन्हीं से बुलवाइए। और मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अजय जी का कांग्रेस पार्टी से क्या लेना देना है, जरा इसको जांच कीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, एनडीए के अंदर हम लोग थे और एनडीए में हम लोग हैं और उसमें अकाली दल भी थी। इसकी वजह से हम लोग 23 सीट से ज्यादा लड़ते नहीं थे। ग्रामीण इलाकों में हमने कभी चुनाव लड़े नहीं थे। आज हमें पहली बार 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, हमारा वोट शेयर बढ़ा है। निश्चित रूप से पंजाब में हमें विस्तार और करना है, हमारे संगठन को मजबूत करना है, वो वहां की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, देखिए उत्तर प्रदेश में आपको अगर लगता है कि वोट शेयर बढ़ना 5 वर्षों के बाद वो सीटों में तब्दील क्यों नहीं हुआ, एडिशनल सीटों में, ये तो इनसे पूछिए। इन्होंने तो सपा बसपा का किस प्रकार का सेटिंग ट्यूनिंग चलाने की इन्होंने बहुत कोशिश की, पर वो नहीं सफल हुए। परंतु देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में आज फिर से सेवा करने का मौका मिला है। अब आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए अभिषेक मनु सिंह भी है, इन सभी से वरिष्ठ है यहाँ पर जो बैठे हैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले, वो कहते हैं कि हमें रिवैम्प और रिवायरिंग करनी है पार्टी की। यहां पर बैठे जो नेता है जिनका कांग्रेस में कोई अस्तित्व नहीं है, वो कहते हैं नहीं
कांग्रेस जीत गई, और जो अभिषेक मनु सिंह इनके वकील है, इनके नेता है, राज्यसभा के सांसद है, वो कहते हैं रिवैम्पिंग और रिवायरिंग चाहिए। ये इसी प्रकार के चाटुकार दरबारी लोगों की वजह से ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये बात हर्षवर्धन सिंह की बहुत सही है। ठीक है, लेकिन ये इस बात को तो अजय जी कहीं ना कहीं स्वीकारते हैं, क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता, देखिए शब्दों को ध्यान में रखते हुए कहेंगे कि कांग्रेस के दिग्गज नेता ही लगातार पार्टी को रिवाइव करने की बात करते रहे हैं। इस बात को तो स्वीकार करते हैं। आप किससे पूछ रही हैं? जी अजय जी, आप ही से। क्या मैं सुन नहीं पाया, बताइए जरा। जी बिल्कुल, आपकी पार्टी के दिग्गज नेता ही रिवाइविंग की बात लगातार करते रहे हैं। ना सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी बल्कि शशि थरूर और पार्टी के कई ऐसे सीनियर लीडर्स हैं लगातार जो इस बात को दोहराते रहे हैं। अब आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है रिवाइविंग को लेकर? हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र कायम है। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। हमारे यहाँ आदमी बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ी है। तो फिर क्यों, फिर तो गांधी परिवार के अलावा भी कोई पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है ना। इस बात को मैं ऐसे स्वीकार करूं ना। गांधी परिवार की रट पूरे देश से मीडिया ने लगा रखी है, उसकी कुर्बानी नहीं देखेंगे। अरे आपके पार्टी के नेता ही कह रहे हैं अजय जी, परिवार के शहीद हो गए और यहाँ बैठकर गिरगिट जैसे लोग अपना रंग बदल रहे हैं, जिनकी यही पहचान नहीं है। भाई ये तो पूछ लीजिए कम से कम, जिस देश की कुर्बानी जिसने दी है उस आदमी को हक नहीं है गांधी परिवार को? अजय जी, कुर्बानियों का पूरा सम्मान है, बिल्कुल कुर्बानियों का सम्मान है, लेकिन बदलते वक्त के साथ में अगर पार्टी के नेताओं